हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024-25 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अंदर समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी ट्रेंड व फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, ना एग्जाम में आपसे क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। हर फैक्ट, हर कंटेंट को आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, जहाँ पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन कंटिन्यू बनते इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। यही कारण है दोस्तों, हम अपने वीडियोस में आपको कभी ऑप्शन यानी कि विकल्प से नहीं पढ़ाते, क्योंकि विकल्प से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। अब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, तो आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। कंटिन्यू क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति, तो इनकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और मूल अधिकारियों अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। लास्ट है आपका दोस्तों कार्य संचालन समिति, जिनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब भारतीय संविधान सभा से लेकर दोस्तों जो बेसिक आपके क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट,
संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है आपका, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था। ध्यान रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक समाज द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंस से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम में जो आपका पूरा पाठ्यक्रम है दोस्तों, यानी आपका पूरा वेटेज, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके का वेटेज, पूरा आपका दोस्तों जीएस यानी जनरल साइंस का वेटेज, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का वेटेज और पूरा आपका करंट अफेयर्स का वेटेज, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके इनको 30 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब इस टॉपिक से मिलते जुलते कुछ और मोस्ट कंटेंट को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। क्लियर रहेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है आपका, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। हर कंटेंट, हर फैक्ट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत दोस्तों आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग दोस्तों अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन दोस्तों नया वर्जन, ये कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कारण यह दोस्तों, आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी, रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं। बहुत सारी वैकेंसीज का दोस्तों आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग से पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इसमें दोस्तों आपका पूरा साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ ऐड कर दिया गया है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो आपका पूरा मिसलेनियस यानी विविध को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और पूरा दोस्तों करंट अफेयर्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है, वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सारी दोस्तों आप लोग जानते हैं। एसएससी सीजीएल ट्यूरन आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 होने जा रहा है, एमटी 2025 आ रहा है, जीडी आपकी लगी हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम भी होने जा रहा है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लग गया है। हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। टॉपिक है दोस्तों आपका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध। तो दोस्तों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जितने भी युद्ध हुए हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग पानीपत की पहली लड़ाई से। आप लोग जानते हैं पानीपत में टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, तो क्रम से हम लोग सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर होकर चलनी है। युद्ध कब हुए थे,
किनके बीच में हुई थी, किनकी जीत हुई थी और किनकी हार हुई थी। यही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए पानीपत की पहली लड़ाई की दोस्तों, तो ये लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे आप लोग। सेकंड दोस्तों, यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो ये लड़ाई 5 नवंबर 1556 को दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें कि लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता है, की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की जाए दोस्तों, तो ये लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत ली। यह हार दोस्तों इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। पूरी तरह से आप क्लियर होके चलेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन क्या लगा हुआ है इसी टॉपिक से दोस्तों। क्वेश्चन है हाइडे स्पेस का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हाइडे स्पेस कब लड़ा गया था, तो ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। चलिए नोट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए दोस्तों। नोट है हमारा, हाइडे स्पेस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा भी पलट के पूछ लिया जाता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र, आधुनिक पंजाब जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, में झेलम नदी हाइडे स्पेस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, कलिंग का युद्ध, यानी कि वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया, तो 261 ईसा पूर्व में। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं, डायरेक्टली पूछ लिए आते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नोट है हमारा, यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला आपका है त्राइन का। चलिए थोड़ा सा सामने करते हैं। त्राइन में भी दोस्तों आप लोग जानते हैं 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। क्रम से आप लोग कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों त्राइन का प्रथम युद्ध, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया था, तो 1191 में। नोट देखिए, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट, त्राइन का द्वितीय युद्ध, यानी कि सेकेंड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया, तो 1192 में। नोट देखिए, यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, यानी कि एक बार वो जीते और एक बार वो जीते। आगे बढ़ेंगे। त्राइन का तृतीय युद्ध, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया था, तो 1215 में। नोट देखिए, यह युद्ध इल्तुतमिश और राजा यलदुत कुबासा के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है, चंदावर का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया था, तो 1194 ईस्वी में। चलिए नोट देखिए दोस्तों, यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की थी। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम को पूरी तरह से प्रिपेयर करके वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला देखिएगा क्या दोस्तों, खानवा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बैटल ऑफ खानवा कब लड़ा गया था, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को। चलिए नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, घाघरा के युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया था, तो 6 मई 1529 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट, चौसा का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था, तो 26 जून 1539 ईस्वी को। नोट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला आपका क्या है, कन्नौज या बिलगाम का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज या बिलगाम कब लड़ा गया था, तो 1540 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया था, तो 18 जून 1576 ईस्वी में। नोट देखिए, यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध, सुपर रहता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 ईस्वी को। डेट जहां पे मेंशन किया था, आप प्रिपेयर रहिए। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझने का प्रयास कीजिए। वो हर टॉपिक दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर किए गए, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए नोट देखिए,
यह युद्ध दोस्तों बंगाल के नवाब कौन सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया था, तो 1760 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे आप लोग, नोट देखिए, यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। यहां तक दोस्तों आप लोगों को इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जोई नदी घाटी परियोजना है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं। डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित हैं के साथ साथ ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये भी पूरी तरह से मेंशन करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट रखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है। करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें नदी घाटी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं। फिर दोस्तों किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ये भी दे दिया गया है, और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। बात की जाए भीमा परियोजना की तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। नेक्स्ट, हीराकुड जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि ओडिशा में पड़ता है, महानदी पर संचालित है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए दोस्तों, ये गुजरात में पड़ता है, जो कि नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है, जो कि सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे, फरक्का परियोजना की बात की जाए दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों ये केरल में पड़ता है, जो कि पेरियार नदी पर संचालित है। हर फैक्ट को दोस्तों आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना दोस्तों बिहार में पड़ता है, सोन नदी पर संचालित है। काकरा पार परियोजना दोस्तों गुजरात के सूरत में पड़ता है, जो कि ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना दोस्तों मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना दोस्तों ये राजस्थान में पड़ता है, चंबल नदी पर संचालित है। और जवाहर सागर परियोजना दोस्तों ये भी राजस्थान में पड़ता है, और ये भी चंबल नदी पर संचालित है। आगे बढ़ेंगे, माता टीला बांध परियोजना, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये बेतवा नदी पर संचालित है। और टिहरी बांध परियोजना दोस्तों आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ये भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थीनबाद दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। सलाल पन बिजली परियोजना दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी पर संचालित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलनी है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत के जो विभिन्न बंदरगाह डाकली आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि किस राज्य में स्थित हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित होने के साथ साथ दोस्तों ये किस समुद्र या खाड़ी पे पड़ते हैं, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। अब चलिए दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले दोस्तों इसमें भारत के विभिन्न बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में स्थिति या समुद्र या खाड़ी जहाँ पे पड़ते हैं, और किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है ये भी मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों मुंबई बंदरगाह की, जो कि अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। कोचीन बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, जो कि अरब सागर में पड़ता है, केरल में स्थित है। नेक्स्ट, चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। नेहवा सेवा बंदरगाह या कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये ओडिशा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रख के चलने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट यानी कि दोस्तों अभ्यर्थी हमारे पीडीएफ परचेस कर चुके हैं या परचेस कर रहे हैं दोस्तों, हो सके इसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिए, आपके पास अभी पूरा पर्याप्त समय है।
एक अच्छी खासी दोस्तों आपकी सीट बन जाएगी। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है दोस्तों, पूरी तरह से कलर में आपका पीडीएफ आएगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीज़ें कम से कम समय में क्लियर हो जाएंगी। आप जानते हैं दोस्तों आपकी इस वैकेंसीज में सीटें कितने, कंपटीटर कितने हैं, तो सर्वश्रेष्ठ दोस्तों प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, बात की जाए तूतीकोरिन बंदरगाह की दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। कांडला बंदरगाह दोस्तों कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, गुजरात में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह दोस्तों हुगली नदी पर पड़ता है, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। मरमगांव या मुरुमगांव बंदरगाह अरब सागर में पड़ता है, गोवा में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एन्नौर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, तमिलनाडु में स्थित है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, जो प्रमुख चैनल एवं जल संधियां दोस्तों खासकर भारत एवं उनके पड़ोसी देश के परिप्रेक्ष्य में कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा सबसे पहले इसमें प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों 8 डिग्री चैनल की, जो कि मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, ध्यान रखेंगे। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल मोस्ट दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंडमान में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लघु अंडमान, और निकोबार में दोस्तों एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार, इसको इससे अलग करता है। यानी क्लियर कहा जाए दोस्तों तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है, हजारों बार पूछा गया है। ग्रेट चैनल की बात की जाए दोस्तों तो ये इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करता है, जो हमारा क्वेश्चन था। और कोको चैनल भी ध्यान रखें दोस्तों, ये अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है, इसको इससे अलग करता है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की प्रमुख घास भूमि। कंटिन्यू आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में पूरी तरह से मेंशन है। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट करके आपके पीडीएफ में ऐड किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो देख लीजिएगा दोस्तों, कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों हमारा, विश्व की प्रमुख घास भूमि। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ विभिन्न दोस्तों घास भूमियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे दोस्तों ये पाए जाते हैं। 2 टेंस से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखें। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है या पाई जाती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी घास भूमि उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है और कौन सी दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। अलग अलग फॉर्मेट से टेंस से कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो अच्छे से आप लोग कंप्लीट रखने का प्रयास करें। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे विश्व के जितने भी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए बात की जाए दोस्तों कंपोस्ट नामक घास भूमि की, तो जो ब्राजील में पाई जाती है। लानोस नामक घास भूमि दोस्तों वेनेजुएला में विस्तृत है। सवाना नामक घास भूमि उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। पार्कलैंड नामक घास भूमि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और पटाना नामक घास भूमि दोस्तों श्रीलंका में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अब शीतोष्ण कटिबंधीय जितनी भी घास भूमियां आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ छेद दिया गया जहाँ पे दोस्तों पाई जाती हैं। बात की जाए प्रेरी नामक घास भूमि की दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पंपास नामक घास भूमि अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी दोस्तों यूरेशिया में पाई जाती है। बेल्ट्स नामक घास भूमि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। और डांस दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस टॉपिक को यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजाति। आप लोग जानते हैं कंटिन्यू आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सी दोस्तों जनजातियां कहाँ पे पाई जाती है, निवास करती हैं। तो परफेक्ट सीट आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास कहाँ पर है। करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख जनजातियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा अब एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न विश्व के जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे निवास करते हैं।
बात की जाए एस्किमो जनजाति की दोस्तों, ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा क्षेत्रों में पाई जाती है, निवास करती है। किर्गिज नामक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी नामक जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। जुलू नामक जनजाति नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग नामक जनजाति दोस्तों मलेशिया और थाईलैंड क्षेत्रों में पाई जाती है। बुशमैन दोस्तों ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में पाई जाती है। यूकाधिर दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, रेड इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। पिग्मीज नामक जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। बोरो नामक दोस्तों जनजाति ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी हैं। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, विश्व की प्रमुख नदियां। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो उद्गम स्थल के साथ साथ दोस्तों गिरने का स्थान, जहां पर जाकर यानी कि ये अपना जल गिराती हैं। दोनों फैक्ट पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नील नदी कहाँ से निकलती है। करेक्ट आंसर होगा विक्टोरिया झील से। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विश्व की प्रमुख नदियां। अब चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों इसमें विश्व के विभिन्न नदियों के नाम दिए गए हैं, फिर उनके उद्गम स्थल यानी जहां से निकलती हैं, और गिरने का स्थान यानी कि जहां पे जाकर अपना जल गिराती हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए अमेजन नदी की दोस्तों, जो कि एंडीज पर्वत के पेरू के पास से निकलती है, और दोस्तों ये अटलांटिक महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी की बात की जाए तो इसका झील संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। यांगटीसी क्यांग नदी की बात की जाए दोस्तों, तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में जाकर गिरती है। हांगो नदी दोस्तों कुनलुन पर्वत से निकलती है, चीन की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। कांगो नदी की बात की जाए लुआलिया और लुआपुला के संगम से निकलती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। नाइजर नदी दोस्तों गिनी से निकलती है, गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। बोल्गा नदी दोस्तों बल्डाई पठार से निकलती है, कैस्पियन सागर में जाकर अपना जल गिराती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या दोस्तों, डेन्यूब नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में जाकर गिरती है। डार्लिंग नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है, मरे नदी में जाकर गिरती है, और मरे नदी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ही निकलती है और हिंद महासागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस टॉपिक को यहाँ तक आपको कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संबंधित क्षेत्र। आपका सुपर टॉपिक कंटिन्यू हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व संबंधित क्षेत्र। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। अब एक तरफ इसमें दोस्तों विभिन्न पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी दोस्तों पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पुनः आगे भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र हैं पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब एक तरफ दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान के नाम देंगे, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम देंगे जिस क्षेत्र में ये दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो सबसे पहले ध्यान रखिए टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें, क्या क्या, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर दिया जाए, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, ऐसे में अगर आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र थे जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़िएगा। अब राष्ट्रीय लेवल पे जितने भी पुरस्कार सम्मान और संबंधित क्षेत्र हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा सबसे पहले इसमें भारत रत्न, तो दोस्तों कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है दोस्तों,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों आपका धन्वंतरी पुरस्कार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किससे की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखनी है। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों साइंस या करंट के और भी टॉपिक्स अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।